हे गाइस, लुकिज्म के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था योंगसो और तेकवा गाने की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और उनको ये विश्वास जरूर था कि सभी को ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ प्रोफेशनल राइटर से एक अच्छा खासा रैप लिखवाया गया था जिसकी तैयारी होबिन कर रहा था। इसी के साथ में लुकिज्म के लास्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। यहाँ पे वो दिन आ गया था जिस दिन स्कूल के अंदर फेस्टिवल था। सारा माहौल बदला हुआ था। क्लास के बच्चे जिनके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अलग अलग स्टॉल लगाए हुए थे। यहाँ पे हम एक लड़की को देखते हैं। ये वही लड़की थी जो योंगसो की शॉप पे आके कुछ ना कुछ खरीदा करती थी। इस लड़की के साथ एक और लड़का था जिसको हम बॉडी गार्ड ही कहेंगे क्योंकि ये बहुत सुंदर थी, इसीलिए सभी इसको मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि आखिरकार ये है कौन। उस लड़की को पता लगता है कि ये सारे कितने पागल हैं, बार बार मुड़ मुड़ के मुझे क्यों देख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक सुंदर सा लड़का वो कहता है कि मैं बार्बर हूँ, बाल काटने वाला। लड़कियों के बहुत ही बेकार बाल काटता है, फिर भी सारी लड़कियां उसे बाल कटवाने के लिए मर रही हैं। कि आगे आगे अलग अलग स्टॉल थी, जैसे कि मिजर ने कपड़ों की स्टॉल लगाई हुई थी जहाँ पे वो कई सारी लड़कियों को कपड़े खरीदने के लिए मोटिवेट कर रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ जिंगसो के सारे दोस्तों ने मिलकर एक ऐसा स्टॉल लगाया था जहाँ पे 1000 एन लगाने के बाद उन्हें मौका मिलेगा जिंगसो को पंच करने का। लेकिन अगर वो 1 मिनट के अंदर अंदर जिंगसो को पंच नहीं कर पाए तो वो हार जाएंगे। जिंगसो तो पंच करने में बहुत ही ज्यादा माहिर था, इसी कारण जिंगसो को जो पंच करने के लिए आ रहा था वो बार बार हार ही जा रहा था। जिंगसो के दोस्त एक खूबसूरत सी लड़की को देख के उससे बात करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे वो लड़की सोचती है ये लड़के कितने बेवकूफ हैं, ये क्या सोच रहे हैं कि मैं इनसे बात कर लूंगी। उसके पीछे पीछे उसका बॉडीगार्ड भी उसके साथ आगे बढ़ जाता है और सभी लोग उस बॉडीगार्ड को देखते ही रह जाते हैं। इसी के साथ हम योंगसो और टेक्वा को भी देखते हैं, लेकिन योंगसो तो डरा हुआ था। वो कहता है मुझे तो लगा था कि ये फंक्शन नॉर्मल होगा, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा स्टेज है, आखिरकार मैं इतने बड़े स्टेज पे कैसे परफॉर्म करूंगा। टेकुआ कहता है कि ये तो हर साल होता है, ऊपर से इस फंक्शन का मेन अट्रैक्शन तो सिंगिंग ही होता है, हम लोग करके जरूर दिखाएंगे, हमसे हो जाएगा। इसी के साथ में एक और स्टॉल लगा हुआ था और ये स्टॉल वास्को भाई का था। वहाँ पे उनके सारे दोस्त मिलके 5000 एंड के ऊपर बाजी लगा रहे थे। इस गेम में जिसने भी वास्को भाई के हाथ को नीचे गिरा दिया वो $5000 जीत जाएगा, लेकिन कोई भी उनसे जीत नहीं पा रहा था। इसी वक्त योंगसो ने उस सुंदर सी लड़की को देख लिया था और फिर वो लड़की कहती है हाँ बोलो तुम कौन हो, तुम्हें मुझसे क्या काम है, तुम सारे लड़के एक जैसे ही हो। इतनी ही देर में योंगसो को याद आता है कि शिट, उसने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो तो इस हैंडसम बॉडी में उस लड़की से कभी नहीं मिला है और इतनी ही देर में यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। योंगसू आगे बढ़ता है कुछ समझाने के लिए, लेकिन ये बॉडीगार्ड योंगसू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे हुई, तुम इसे टच कर लो, ऐसा तो मैं होने भी नहीं दे सकता, ये तो मेरा काम है। लेकिन योंगसो में इतनी ज्यादा पावर थी, वो उस बॉडीगार्ड के हाथ को भी छुड़ा लेता है। वो लड़की देखती ही रह जाती है कि आज से पहले मेरी बॉडीगार्ड से किसी ने भी हाथ नहीं छुड़ाने की कोशिश की और ना ही कोई छुड़ा पाया है, आखिर इस लड़के में कितना दम है। इसके बाद में इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। सर तो अंदर ही अंदर डर रहा था कि उसने ये क्या कर दिया, उसे तो यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन ये लड़का अब कहाँ पीछे हटने वाला था। इसने फाइट स्टार्ट कर दी थी। योंगसो ने बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और उसके सारे किक को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन तो बस इतना याद था कि पंच आने के बाद हटना है। लेकिन उसका जो बॉडीगार्ड है उसको तो एडवांस फाइट आती थी और जब योंगसो पंच से बचता है तो वो बॉडीगार्ड किक से बहुत जोर से योंगसो को मारता है। योंगसो एक ही किक पे नीचे गिर जाता है। यहाँ पे ये बॉडीगार्ड योंगसो की बहुत तारीफ करता है कि तुम जैसे भी लड़के हो तुम्हें तो फाइट बहुत अच्छे से आती है, मैंने तुम्हें जितने भी पंच मारे तुम तो उन सभी से बचते जा रहे थे, लेकिन तुम अभी तक एडवांस फाइटिंग नहीं जानते हो। अगर तुम अच्छे से फाइट करोगे तो तुम्हें ये भी करना आ ही जाएगा, लेकिन मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम्हें यहाँ पे गलती नहीं करनी चाहिए थी। बाद ये बॉडीगार्ड योंगसो को और बुरी तरीके से मारने वाला था, तभी वहाँ पे वास्को भाई आ जाते हैं। वो कहते हैं तुम ऐसे कैसे कर सकते हो हमारे स्कूल के अंदर आके। बॉडीगार्ड कहता है अच्छा, आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। और वो बॉडीगार्ड बोलता है अब मैं तुमसे फाइट करता हूँ। सोचे समझे उसने वास्को को जोरदार से पंच मार दिया। वास्को के बेचारे की नाक टूट जाती है, लेकिन वास्को की मजाल है कि वो एक कदम भी पीछे हटा और फिर बॉडीगार्ड सोचता है कि आज से पहले कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मैंने एक पंच मारा और वो इतनी देर तक खड़ा रहा हो। फिर उसको पता लगता है कि वास्को भी हद से ज्यादा स्ट्रांग है। ये लड़की देख रही थी कि आखिर ये फाइट बढ़ती ही जा रही थी। वो कहती है तुम्हें यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। फिर बॉडीगार्ड कहता है वैसे तो मुझे रोकने की मनाही नहीं थी, लेकिन आप कह रही हैं तो मैं रुक जाता हूँ। लेकिन वास्को उसे फिर भी चैलेंज करता है, देख मैं तो तुझे मार के रहूंगा, तेरी फाइट करने में मैंने तो अपना चश्मा भी उतार दिया है। और वो कहता है अगर तुझे लड़ना ही है तो वापस आ जा। तो योंगसो भी खड़ा हो गया था, वो नहीं चाहता था कि वो सिर्फ वास्को को ही लड़ने दे। ये योंगसो के कारण ही वास्को उसकी मदद करने के लिए आया था, लेकिन वो लड़का इन दोनों को यहाँ से जाने देता है। ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं और फिर वो लड़की कार रोके कहती है
मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। जैसे इनकी गाड़ी जाती है तो वास्को नीचे गिर जाता है कि उसे तो बहुत जोरदार से पंच लगा था। तो योंगसो से पूछता है क्या वो तुम्हारे दोस्त थे, क्या तुम जानते हो उन्हें? फिर योंगसो मना कर देता है कि मैं नहीं जानता। फिर वास्को कहता है कि तुम्हें जितना झगड़ना तुम मुझसे झगड़ लेना, अगली बार इस आदमी से बिल्कुल भी पंगा मत लेना। ये दोनों ही एक जगह बैठ जाते हैं। फिर वास्को योंगसो के लिए एक ड्रिंक लेके आता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत गलत समझता था पहले, लेकिन कल जाके मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। तुम उतने भी बुरे नहीं हो जितना तुम दिखाते हो। यार तुम सच्चाई बता क्यों नहीं रहे थे? फिर योंगसो कहता है तुमने मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दिया। वास्को बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार में जब भी हमारे बीच में फाइट होगी मैं ही जीतूंगा। और अब मुझे उस आदमी से तो बिल्कुल भी नहीं लड़ना, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और मैं तो खुद को बहुत ज्यादा वीक मान रहा हूँ। हालांकि वास्को तो स्ट्रांग था, लेकिन वो उसके बॉडी गार्ड जितना स्ट्रांग नहीं था। यहाँ पे योंगसो को गाने की आवाज आती है, इसी कारण वो कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए वहां से चल जाता है और वो वास्को को भी अपने साथ बुलाता है। फिर म्यूजिक कॉन्सर्ट को भी अटेंड करने के लिए काफी लोग आए हुए थे। वहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर और उसका असिस्टेंट भी आया हुआ था। और अब बारी थी होबिन और उसके दोस्त की। यहाँ पे हम देखते हैं कि जियोल योंगसो और तेकवा के लिए बहुत ही अच्छी ड्रेस लेके आता है। फिर आगे जाता है अब तुम मेरी परफॉर्मेंस देखना, इसे कहते हैं रैप करना। और फिर होबिन और उसका दोस्त स्टेज पे चढ़ जाते हैं और बहुत ही अच्छा गाते हैं। फिर लोग उन्हें बहुत ही अच्छे से सुनते हैं, साथ ही में इंजॉय भी करते हैं, क्योंकि योंगसो और तेकवा सोच ही रहे थे कि आखिरकार क्या वो उनको बीट कर पाएंगे, वो इनसे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं, और क्या लोगों को उनका सॉन्ग पसंद आएगा कि नहीं। योंगसो तो बहुत डरा हुआ था और फिर टेकवा कहता है कि आखिरकार तुमने जिससे प्यार किया तुम उसके लिए गाना। तुम सोच लो तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, इसके बाद तुम्हारी सारी नर्वसनेस कम हो जाएगी। विन की परफॉर्मेंस खत्म हो गई थी और अब बारी थी योंगसो और टेकवा की। और जैसे ही वो दोनों स्टेज पे आते हैं योंगसो को देख के तो सभी लोग पागल हो जाते हैं। और एंकर भी योंगसो से बात करता है तुम तो इस स्कूल के फेमस लड़की हो, आखिरकार तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ गई, और तुम गाना भी गाते हो, ये बात तो किसी को पता ही नहीं थी। योंगसो कहता है इस चीज का क्रेडिट मेरा नहीं है, इस चीज का क्रेडिट टेकवा का है। वही गाना गाता है और उसने ही कहा था गाना गाने के लिए, अरे की सारी मेहनत तेकुआ की ही है। सारी बातें वास्को भाई, उसकी टीम, सभी ग्रुप के बच्चे और प्रोड्यूसर सभी सुन रहे थे। तो प्रोड्यूसर कहता है इस मॉडल लड़की को तो हमने कहीं देखा हुआ है। और यहाँ पे एंकर तेकुआ की फिर से बेइज्जती कर देता है। वो कहता है कि तुम में और योंगसो में तो जमीन आसमान का फर्क है, तुम दोनों तो एक दूसरे के बिल्कुल भी बराबर नहीं हो। सभी लोग हंसने लग जाते हैं। उसके बाद वो परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देते हैं और जैसे स्पॉटलाइट योंगसो के ऊपर आती है वो तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है और उसकी इतनी गंदी आवाज निकलती है, सारे बच्चे बहुत ही जोर से हंसने लग जाते हैं कि आखिर इसे कुछ गाना भी आता है कि नहीं, बस शक्ल दिखाने के लिए यहाँ पे आया है। डायरेक्टर अपने असिस्टेंट को कहता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, आखिरकार हमने इसे देखा कहाँ था। वो असिस्टेंट कहता है जब हमने ऑडिशन लिए थे तो ये लड़का वहाँ पे आया था और हमने इसको भेज दिया था। तेकुआ सोचता है कि योंगसो तो डर रहा है तो उसे ही ओवरटेक करना पड़ेगा। यहाँ पे वो अपनी रैपिंग स्टार्ट करता है। कुआ की रैपिंग सुन के तो सारे के सारे बच्चे पागल हो जाते हैं। ओह माय गॉड, ये तो इतनी अच्छी रैपिंग करता है, ये तो हमें पता ही नहीं था। सारे के सारे एंजॉय करने लग जाते हैं और अब योंगसो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार वो सबसे ज्यादा प्यार किसे करता है। और तभी उसको अपनी माँ की याद आती है कि उसकी मॉम ने उसके लिए कितने सैक्रिफाइस किए हैं, सब कुछ उसी के लिए किया है। धीरे धीरे करके उसे सारी बातें याद आने लग जाती हैं, उसे अपनी जर्नी याद आने लग जाती है। बाद वो बहुत ही अच्छी सिंगिंग करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो तेकुआ के साथ सिंग करना स्टार्ट कर देता है कि रैपिंग और सिंगिंग सुन के बेचारा वास्को तो रोने ही लग जाता है। यार इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद ये दोनों ही जीत जाते हैं। योंगसो ने तेकुआ के साथ अपनी बहुत अच्छी दोस्ती निभाई, साथ ही में स्कूल के फेस्टिवल में जीत भी गए। इन दोनों को प्राइज मिलता है, सारे बच्चे मिलके एक पिक्चर क्लिक करवाते हैं। होबिन अब जब वो हार गया था उसका दोस्त उसे कहता है ये जीते थोड़ी ना है, तो बस योंगसो की शक्ल देख के उसे नाम मिला है। इतनी देर में म्यूजिक प्रोड्यूसर आता है और बताता है कि शक्ल देख के उसे इनाम नहीं मिला है, कि उसने तो तुमसे भी अच्छा गाना गाया इसीलिए उसे प्राइज मिला है। और यहाँ पे होबिन और उसका दोस्त डर जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमारा कौन सा चांस है, हमारा डेब्यू होगा भी कि नहीं होगा। के बाद म्यूजिक प्रोड्यूसर कहता है इसके बारे में मैं सोच के बताऊंगा। के बाद म्यूजिक प्रोड्यूसर कहता है उसे अपना गाना तो हिट करवाना ही है। इसी कारण वो योंगसो के पास और तेकुआ के पास जाता है। टेको कहता है कि मैंने आज से पहले भी तुम्हें कहीं देखा है, उस दिन ऑडिशन के लिए आए थे ना, मुझे माफ करना मैंने तुम्हारा उस दिन ऑडिशन नहीं लिया था। साथ में वो अपना पर्सनल विजिटिंग कार्ड भी उसे आगे देता है। इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि म्यूजिक प्रोड्यूसर उसकी रैपिंग देख के इतना ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन वो विजिटिंग कार्ड उसने तेकुआ के लिए नहीं योंगसो के लिए आगे किया था।
योंगसो कहता है नहीं मैं अकेला नहीं आ सकता, उसके अंदर ये तो तेगवा का हक है। प्रोड्यूसर कहता है हाँ मुझे पता है वो अच्छा गाना गाता है, लेकिन मैं इस वक्त तुम्हें लेना चाहता हूँ। सारे लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं है। जो लोग पसंद करते हैं वही चीज तो आनी चाहिए ना। योंगसो को तो अच्छे से पता था कि सारी मेहनत तो तेगवा की है, अकेला यहाँ पे शेल्फिश नहीं बन सकता, अकेला गाना गाने के ऑफर को यहाँ पे वो नहीं ले सकता। कारण वो उस ऑफर को ठुकरा देता है, कहता है मैं आऊंगा तो तेगवा के साथ आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। वो ये बात सुनने से पहले ही वहां से वो जा चुका था, वहां पे बस के अंदर था और वो वापस से न्यू लिरिक्स लिखना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, तेगवा और जीहू दोनों ही योंगसो की मोटी वाली बॉडी से मिलने जाया करते थे, और जहाँ पे वो योंगसो को वही कॉन्सर्ट वाला परफॉर्मेंस दिखाते हैं। कहते हैं ये देखो किसी ने अपलोड कर दिया। तेगवा कहता है मेरा पार्ट तो किसी ने एडिट कर दिया, लेकिन तेगवा कहता है कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी अपना म्यूजिक लॉन्च करूंगा, सभी मुझे ही देखेंगे। और फिर योंगसो गलती से कह देता है हाँ ये तो मैंने पहले ही देख रखा है। और जीहू कहता है क्या, तुमने कैसे देख रखा है, ये बताओ पहले। योंगसो कहता है नहीं नहीं मैंने वो तो इंटरनेट पे देखा था। उसके बाद ये सीन म्यूजिक आर्टिस्ट पे शिफ्ट हो जाता है। सारे लोग उसके इंटरव्यू के लिए मर रहे थे कि वो तो बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट था, उसने तो योंगसो और तेगवा का परफॉर्मेंस भी देखा था। और साथ ही हम उस सुंदर सी लड़की को देखते हैं जो कि हमेशा ही योंगसो की शॉप पे आती थी। इसी के साथ में वो स्कूल के इवेंट पे भी आई थी। पता चलता है कि उसी लड़की के साथ एक और लड़की सो रही थी कि बहुत ही ज्यादा मोटी है, और इस पर सोई हुई क्यों है। ये साफ साफ पता चलता है कि जो उसकी मोटी वाली बॉडी है वो रात को सोती है, और जो स्मार्ट वाली बॉडी है वो दिन को सोती है। इसकी भी योंगसो की तरह दो दो बॉडीज हैं। साथ ही में हम योंगसो को देखते हैं, उसकी लाइफ अब तो काफी ज्यादा बदल गई थी, पहले से बहुत ही ज्यादा खुश था। उसे नई बॉडी मिल गई थी तो उसके काफी सारे दोस्त बन गए थे, और अब तो उसे मोटी वाली बॉडी में भी कोई उसे परेशान नहीं करता था, सारी चीजें बिल्कुल ठीक चल रही थी। उसके बाद वो अपनी हैंडसम वाली बॉडी में आके स्कूल के लिए निकल जाता है। बाद ये सीन उसकी वॉल के ऊपर शिफ्ट होता है, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि उसकी सारी फोटोज लगी हुई थी, यानी कि कॉन्सर्ट वाली पिक्चर, पास्को भाई उसकी मॉम वाली पिक्चर, भी दोस्तों के साथ पिक्चर, एक ऐसी पिक्चर जिसके अंदर वो दोनों ही है, मोटा वाला भी और हैंडसम वाला भी। इसी के साथ लोकिज्म का ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलना, एंड सब्सक्राइब। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट एनिमे में कौन सा स्टार्ट करूं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।